हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है दोस्तों। और हम लोग देख रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेट नंबर 6 है ना। सेट नंबर 6 है और 25 प्रश्न है ना, जो कि जीके और जीएस का प्रश्न है। और ये एसएससी एमटीएस का प्रश्न है, ठीक है। एमटीएस का प्रैक्टिस सेट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी जान रहे हैं कि 25 जीके और 25 इंग्लिश, यानी टोटल 50 क्वेश्चन, जो कि 150 नंबर का है। और इसी से मेरिट बनना है, मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई है, ठीक है। आप सभी जान रहे हैं इस बात को। तो चलिए सेशन को लाइक कीजिए, सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल। तो देखिए इसमें प्रश्न है 41 है, 40 तक 20 मैथ है और 20 रीजनिंग है, जो कि क्वालिफाई है। हम लोग 41 से देखेंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो 41 में देखिए पहला प्रश्न है कि मराठा के किस पेशवा के बाद पेशवा का पद है ना वंशागुणत हो गया। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वंशागुणत हो गया है ना। तो देखिए बालाजी विश्वनाथ के बाद है ना पेशवा का जो पद है वो वंशागुणत हो गया। तो बालाजी विश्वनाथ जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनता है, याद रखिएगा। बालाजी विश्वनाथ को 1700, ये डेट याद रखिएगा, 1713 ईस्वी है ना। 1713 ईस्वी में छत्रपति साहू जी महाराज ने पेशवा बनाया था। कौन बनाया था? छत्रपति साहू जी पेशवा बनाया था। और बालाजी विश्वनाथ की जो मृत्यु हुआ था वो 1720 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1720 ईस्वी में याद रखिएगा मृत्यु हुआ था। और 1720 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद, ठीक है ना, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुआ तो उसका जो पुत्र था ना, बाजी राव प्रथम, याद रखिएगा उसका पुत्र कौन था? बाजी राव। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। बाजी राव प्रथम। तो 1720 में मृत्यु हुआ, तो 1720 में जो मृत्यु हुआ उसके बाद 1720 से, ठीक है, 1720 से 1740 तक, ठीक है ना, याद रखिएगा। 1720 से 1740 तक बाजीराव प्रथम का पेशवा काल था, ठीक है। जो कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम का कार्यकाल कब था? 1720 से 1740 तक, ठीक है। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, बालाजी जो है ना, बालाजी बाजीराव को पेशवा काल को में ही एक युद्ध हुआ था, जो कि आप सभी जानते हैं। अगर हम युद्ध का डेट लिखेंगे तो आप सभी समझ जाएंगे। 14 जनवरी, 14 जनवरी कब बताइए? 1761 में, ठीक है। ये जो युद्ध हुआ था ये कौन युद्ध है आप बताइए? तो यह युद्ध है पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि बालाजी बाजीराव के पेशवा के काल में ही यह युद्ध हुआ था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए? बालाजी विश्वनाथ। क्या हो गया था इसमें? पेशवा है ना, मराठा के किस पेशवा के बाद पेशवा का पद वंशागुणत हो गया? तो वह बालाजी विश्वनाथ के बाद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किए थे। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इंडियन ओपिनियन का जो प्रथम अंक है वो 4 जून, कब? 4 जून 1903 ईस्वी को, ठीक है ना, यह प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ पे रंग भेद की नीति को खिलाफ आवाज़ उठाए थे, ठीक है ना। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हिंद स्वराज पुस्तक है, आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी का, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि जो हिंद स्वराज पुस्तक है ना, महात्मा गांधी का लिखा हुआ पुस्तक है, इस पुस्तक का जो है ना कहाँ से कहाँ लॉर्ड्स में लिखा गया था? तो ये लंदन से है ना, लंदन से साउथ अफ्रीका लौटते समय ये पुस्तक को लिखे थे, जिसका नाम है हिंद स्वराज। क्या नाम है बोलिए ना? हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज नाम है। और ये कब लिखे थे ये प्रश्न पूछेगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1909 में। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए ना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन लिखे थे पुस्तक, ठीक है ना, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इसमें एक प्रश्न दिया है ना, जो कि एक और है यहाँ पे देखिएगा। तो कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ पुस्तक का राइटर कौन है आप बताइए? एनी बेसेंट है। 1914 ईस्वी में कॉमनवेल्थ लिखे थे। ये साप्ताहिक पत्रिका है एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा, एनी बेसेंट प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखिएगा एनी बेसेंट, ठीक है। कॉमनवेल्थ किसका द्वारा लिखा गया? एनी बेसेंट के द्वारा। इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है ना। एक ऑप्शन में दिया गया है बी, नेशनल नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड के बाद की अगर हम बात करेंगे तो यह जो पुस्तक है, यह जो पत्र वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लखनऊ में 1938 में किया गया था। कब? 1938 में। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आप बता दीजिए क्या होगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल नेशनल इंडियन ओपिनियन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम वंश था। कौन था?
संगम वंश था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए ये प्रश्न बार बार पीसीएस में पूछा गया है। आप सभी जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में कौन किया था? दोनों भाई था। आप सभी जानते हैं हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न एक बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनेगा, यहाँ से पूछा जा सकता है कि हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम दोनों भाई थे और इनके वंश का नाम ही रखा गया था क्या चीज? संगम वंश। ठीक है ना, संगम वंश। ठीक है, संगम वंश याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला वंशों का क्रम पूछा जाएगा तो आप इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एस एस टी और ए। ठीक है, एस एस टी और ए। तो एस से हो जाएगा क्या चीज़? संगम। ठीक है ना, एस से क्या चीज़ हो जाएगा? संगम। फिर एस से क्या हो जाएगा? सालुक, संगम सालुक। ठीक है, फिर टी से हो जाएगा क्या चीज़? तुलुक, तुलु। ठीक है, और ए से हो जाएगा क्या चीज़? अरविडू। क्या चीज़ हो जाएगा? अरविडू। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का क्रम बताइए, है ना। तो संगम याद रखिएगा, संगम, 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 सालुक, 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 तुलु, तुलु, तुलु और अरबिडू। ठीक है, आई होप याद हो पा रहा होगा। तो आप इसे बार बार इस तरह से रिपीट करें। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और खाली स्थान गठन बम्बई राज्य के भाषा के आधार पर विभाजन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात। ऑप्शन नंबर देखने को मिल रहा होगा डी में, महाराष्ट्र और गुजरात है ना, का गठन करके बम्बई राजभाषा के आधार पे विभाजन किया गया था। देखिए मुंबई है ना, मुंबई पुनर्गठन, ये जो अधिनियम है 1960 के अंतर्गत गुजरात जो है गठन 1 मई 1960 में हुआ था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, अध्यक्षता के रूप में अगर देखिएगा तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 से 1955 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और यह जो हुआ था ना, वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह फैजल अली की अध्यक्षता में, किसके? फैजल अली की अध्यक्षता में किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। नवंबर 1956 ईस्वी में, याद रखिएगा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन काल के 4 चरणों में विभाजित किया गया है? तो मच्छरों के जीवन काल में 4 चरणों में विभाजित किया गया, तो इस तरह से हम लोग याद रखिएगा। पहला यहाँ देख लीजिएगा, शुरू में आपका हो जाएगा अंडा। क्या हो जाएगा? अंडा। अंडा के बाद होता है लार्वा। लार्वा क्या होता है? लार्वा। लार्वा के बाद होगा क्या चीज़? प्यूपा। ठीक है, प्यूपा। और प्यूपा का बाद क्या होगा? पूर्णक। तो इस तरह से देखिएगा तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सा सामग्री मिलाया जाता है? तो देखिए ब्रेड को फुलाने के लिए बेसिकली देखिएगा तो इस सामग्री को मिलाया जाता है, और साथ ही साथ ब्रेड को फुलाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा भी कहते हैं, उसको भी मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 47, पुष्कर मेला का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? तो देखिए पुष्कर मेला का अगर हम बात करेंगे ना, तो ये जो है अजमेर जिले में आता है। अजमेर जिला का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। तो अजमेर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला से इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पुष्कर झील जो है ना, पुष्कर राजस्थान में अवस्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, पुष्कर झील कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है ना, राजस्थान। और पुष्कर मेला जो है बेसिकली ये जो बहुत महत्व दिया जाता है पशुओं के मेला को। ठीक है, ऊँट का मेला पुष्कर मेला से विश्व विख्यात है, ऊँट से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। सतलज नदी भारत और पाकिस्तान, ये बिल्कुल सही है। नील नदी मिस्र और सूडान, ये भी सही है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये गलत है। ठीक है ना, एंडीज पर्वत जो है ना, अगर हम बात करेंगे एंडीज पर्वत का जो विस्तार है वो दक्षिण अमेरिका से लेकर 7 देशों, जैसे आपको कोलंबिया देखने को मिलेगा, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर में, वेनेजुला में, ये सब स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 49 में भारत में कितने राज्य सीमांत नेपाल से जुड़ी है? तो जो नेपाल से जुड़ी है वो 5 है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमको बी देखने को मिल रहा है, इसका बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 5 राज्यों से सीमा नेपाल से जुड़ी है। देखिएगा जैसे आपको देखने को मिलेगा भारत राज्य में जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है, जैसे उत्तराखंड, इधर देखिएगा उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। ठीक है, ये 5 याद रखिएगा। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि नेपाल और ब्रिटिश के बीच एक जो संधि हुई थी उसका नाम था सुंगोली की संधि। ये कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा 1816 ईस्वी में हुआ था। 1816 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, और एक इम्पोर्टेंट है, भारत और नेपाल
कि मध्य में जो है ना वह सीमा बनाती है वो कौन नदी है, तो वह मध्य में है, वह नाम है नदी का काली नदी। कौन नाम है? काली नदी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न यहाँ से बनने का चांस रहता है। ठीक है, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रश्न अगर हम बात करेंगे शेयरिंग बॉर्डर शेयर से, तो सिक्किम के साथ सीमा बनाता है नेपाल, भूटान और चीन, और 3 और से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उसको क्या बोल, कौन राज्य है? तो वह त्रिपुरा है। ठीक है ना, त्रिपुरा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा क्वेश्चन है 50 प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता का अधिकार है? तो समानता का जो अधिकार है ना वो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 14 से 18, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार है। फिर 19 से आपको 22 तक मिलेगा क्या चीज़? स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद फिर 25 से 28 तक देखने को मिलेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर 29 से 30 में है संस्कृति शिक्षा संबंधित अधिकार, और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सभी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आर्टिकल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। 15 में आप सभी जानते हैं, 14 में है कानून के समक्ष समानता, 15 में सामाजिक समानता है ना, जो कि राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में है अवसर की समानता, इसके अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पदों की नियुक्ति के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। 17 में है अनटचेबिलिटी, आप सभी जानते हैं, छुआछूत। 18 में उपाधियों का अंत, इसके अनुसार सेना और शिक्षा संबंधित उपाधियों के अलावा राज्य में कोई भी अन्य उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो इसमें प्रथम कानून मंत्री जो थे वह है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, के एम मुंशी के बारे में बात करेंगे तो ये प्रारूप समिति थे, तो याद रखिएगा के एम मुंशी प्रारूप समिति थे। ठीक है ना, के एम मुंशी भारतीय विद्या भवन का स्थापना किए थे, संस्थापक थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। बलदेव सिंह जो कि ऑप्शन में दिया है, यह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। क्या थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। एसपी मुखर्जी से भी इंपॉर्टेंट एक लाइन याद रखिएगा। एसपी मुखर्जी है ना, श्याम प्रसाद मुखर्जी पूरा नाम है, और भारत जनमत संघ का संस्थापक माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था सर वी एन राव, जो कि ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल रहा है सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, HBR अयंकर संविधान सभा का सचिव नियुक्त किए गए थे। ठीक है ना, HBR अयंकर के भी याद रखिएगा, ये संविधान सभा का क्या थे? सचिव नियुक्त किए गए थे। प्रेम बिहारी नारायण है ना, प्रेम बिहारी नारायण जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न देखने को मिलेगा कि प्रेम बिहारी नारायण जो है ना रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखन है, जो कि संविधान के हस्तलिखी करने वाले थे। ठीक है ना, एल एन मुखर्जी ऑप्शन नंबर डी में है, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। एल एन मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है वो देखना है। तो गलत वाला जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में, रक्त ज्ञानेंद्रियों इनपुट मदद करता है, यह बिल्कुल गलत है ना। अगर हम बात करेंगे रक्त के, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें 2 प्रमुख घटक होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिका। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है ना वो बिल्कुल आपका सी राइट आंसर है, ये गलत है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है 54, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायक है? तो मनुष्य में बौनेपन के लिए जो उत्तरदायक है वह कौन है? तो वह जो है पीयूष ग्रंथि है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बौनेपन के लिए पीयूष ग्रंथि उत्तरदायक है। वृद्धि हार्मोन प्यूटरी ग्रंथि को ही कहते हैं, तो याद रखिएगा वृद्धि हार्मोन किसको कहते हैं? प्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंतस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। ठीक है ना, अब इसकी कमी से गट रोग हो जाता है। ठीक है ना, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो वह यकृत है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यकृत है। ठीक है, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो प्रसिद्ध संतूर वादक जो है ना वह है पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वह प्रसिद्ध शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध क्या चीज़ है? एक संतूर वादक है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन में दिए गए हैं आपको देखने को मिल रहा होगा, सितार के सबसे मशहूर वादक पंडित रविशंकर। पंडित
रविशंकर, पंडित रविशंकर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसका इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, एक है कि सितार के सबसे मशहूर वादक है पंडित रविशंकर का नाम उल्लेखित है, और ये 1999 में याद रखिएगा, 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, उस्ताद जाकिर हुसैन, इसी इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तबला वादक है, ठीक है ना, तबला वादक है। शहनाई के लोकप्रिय के लिए अगर देखिएगा तो पराकाष्ठा तक पहुंचने वाले भारत रत्न हम कहेंगे, और भारत रत्न इसे 2001 में सम्मानित किया गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल रहा होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, है ना, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और यह शहनाई के लोकप्रिय पराकाष्ठा तक पहुंचने वाले पर्सनैलिटी व्यक्तित्व है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सतुर वादक कौन है, बोलिए ना, पंडित शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है औद्योगिक रूप से की गई जनसंख्या के अधिकारित गणना, ठीक है ना, जनगणना के रूप में मानी जाती है। तो याद रखिएगा जनगणना के रूप में मानी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। जनगणना की अगर हम बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल कितना में 246 यानी 2 2 4, 2 दूना 4 और 2 दिया 6, तो 2 4 6 याद रखिएगा। इसके अनुसार देश की जनगणना का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान के 7वें अनुसूची के क्रम 69 में है, ठीक है ना, क्रम भी याद रखिएगा 69 में है, जनगणना के अंकित किया गया है। 2011 की जनगणना जो कि कितवीं जनगणना थी, 14वीं और 15वीं, तो यह बिल्कुल 15वीं जनगणना थी, आप सभी जानते हैं, ठीक है। जनगणना से एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, तो आप सभी जानते हैं 1872 ईस्वी में, ठीक है ना। यह लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है कि भारतीय जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में, ये ठीक है, लेकिन भारत में नियमित जनगणना जो हुई है वह कब हुई है, तो भारत में नियमित जनगणना 1881 में रिपन के काल में हुआ है। किसके काल में, रिपन के काल में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है, तो मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है ना, उसको जीएसटी है, यानी जीएसटी एक मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है, गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है, क्या चीज़ है, एक अंगीकृत कर प्रणाली है, ठीक है ना, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की वस्तु की सेवाओं पर विभिन्न चरणों में कर सकते हैं, इसमें कर का समापन करते हैं और कर की व्यवस्था की गई है। जीएसटी से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार पूछा जाता है, 101वां संविधान संशोधन यानी 101 अमेंडमेंट, है ना, कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट के द्वारा एक्ट 2016, ठीक है, जीएसटी को संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। और याद रखिएगा जीएसटी कब लागू किया गया है, तो यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया है, ठीक है ना। और यह कनाडा मॉडल पर आधारित है, जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है, कनाडा मॉडल पर आधारित है। पूछेगा प्रश्न, और प्रश्न बना है ये ऑब्जेक्टिव में, भारत जीएसटी लागू करने वाला केवां देश बना, तो केवां नंबर का देश बना, तो 161वां नंबर का देश बना मेरा प्यारा भारत जीएसटी लागू करने वाला, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी है, ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अमिताभ कुमार, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निम्न स्तरीय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। ये संबंधित है आपको आय प्रभाव ज़्यादा मजबूत और प्रतिस्थापन प्रभाव से, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है, तो 15वें दिन जब चंद्रमा की पूरी तरह दिखाई नहीं देता है तो वह दिन किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, तो वह जो दिन है ना वह नाम पुकारा जाता है आपको अमावस्या का दिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अमावस्या का दिन पुकारा जाता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है ना। चंद्रमा के बढ़ते प्रकाश को 15 दिन के शुक्ल पक्ष कहते हैं और चंद्रमा के घटते 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं, ये भी प्रश्न याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य के राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे यह देखने को मिलेगा आपको, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा में या सब में, तो ये देखने को मिलेगा गोवा में, गोवा जो कि राजधानी कहाँ पे है, पणजी, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय जल खेल संस्थान
जो है ना वो गोवा के पणजी में है और इसका जो कब की गई थी तो 1990 में। ये भी प्रश्न याद रखिएगा। मणिपुर में सोलोंग कांगजे खेल इस खेल के प्रति उत्साही लोगों के द्वारा दुनिया भर में, है ना, दुनिया भर में पोलो के रूप में अनुकूलित किया गया है। पोलो खेल, ऑप्शन नंबर सी। भारत के पंचवर्षीय योजना, है ना, भारत की पंचवर्षीय योजना खाली स्थान प्रचलित योजना आधार पर तैयार किया गया है। केंद्रीकृत आर्थिक सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो यह भारत की पंचवर्षीय योजना है ना, यूएसएसआर से प्रचलित योजना आधार पर तैयार किया गया था। तो यूएसएसआर जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। भारत में योजना से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ है तो 15 मार्च, ठीक है ना, 15 मार्च 1950 में की गई है। पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कब किया गया था तो 1951 में किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। साथ ही साथ ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में वर्ष 1951 से, ठीक है, और 2017 तक कितना बार पंचवर्षीय योजना हुआ तो 12 बार पंचवर्षीय योजना हुआ, 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। और एक प्रश्न, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि 1 जनवरी 2015, ठीक है, 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पे कौन आयोग आया तो नीति आयोग आया। ठीक है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवन राशिद लॉन्च करने वाला घोषणा की है तो ये जो घोषणा की है वो आपको किया है यूएई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है, किसने जीता है तो ये जो जीता है वो आपको जीता है सौराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।